हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। इस चैप्टर के 3 पार्ट को हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप पहले उसे पढ़ ले, फिर उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ये वीडियो पूरे चैप्टर की आखिरी वीडियो है, तो आप जरूर से पहले उन सारे वीडियोस को देख ले, तो उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वे हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। इस वीडियो का मेन टॉपिक हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ही है। इसमें हम लोग सेक्टर्स के डिवीजन को देखने वाले हैं और आगे जितनी भी टॉपिक्स आएंगी वो इस मेन टॉपिक की सब टॉपिक होगी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स के अंडर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आएगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा होगा प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जब हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस बात को समझेंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल हमारा टॉपिक आएगा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इस वीडियो में हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमारा ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा और साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो होप आप लोग एक्साइटेड हो गए आज चैप्टर को एंड करने के लिए। और इस चैप्टर के एंड होते ही हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर होगा और पॉलिटिकल साइंस में मैं जेंडर कास्ट रिलीजन को शुरू करने वाला हूं। तो इस चैप्टर के बाद आप लोग उस चैप्टर के लिए रेडी हो जाना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये काफी इजी टॉपिक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट्स enterprises or place of work which are registered by the government and have to follow its rules and regulations। तो इसमें ऐसे इंटरप्राइजेस और प्लेस ऑफ वर्क आते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, और इसमें जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है यानी जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने समय के लिए काम करेंगे वो रेगुलर होता है। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। टाइम ऑफ वर्क इज फिक्स्ड, और इस सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनका जो वर्किंग का टाइम है, उनका जो वर्किंग आवर है वो फिक्स्ड होता है। अब देखते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ऑर्गेनाइज्ड का बिल्कुल ऑपोजिट आप कर दीजिएगा तो वो अनऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा। It consists enterprises or place of work which are not registered by government and do not follow any rules and regulations। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें ऐसे इंटरप्राइजेस और प्लेस ऑफ वर्क आते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और उनको किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना नहीं होता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर। यहां पर जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता है। और उसी तरीके से टाइम ऑफ वर्क इज नॉट फिक्स्ड। टाइम ऑफ वर्क भी इसमें फिक्स नहीं होती है। जो लोग काम करते हैं उनका जो टाइम है, जो वर्किंग आवर है वो फिक्स्ड नहीं होता है। हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का और भी पॉइंट्स आ रहा है, एक एक करके हम इन्हें भी देखते हैं। अभी हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही और सारे पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, हम इन्हें देख रहे हैं। इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स।
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने भी काम होते हैं उनका एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। मतलब जो भी काम ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू होता है। ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी हो रहा है। क्लियर है? वर्कर्स इन दिस सेक्टर हैव सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके पास सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है। यानी कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सिक्योर होता है। ये नहीं कि उन्हें किसी भी टाइम जॉब से निकाल दिया। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी टाइम उन्हें जॉब से निकाला नहीं जा सकता है। दे आर पेड फॉर ओवर टाइम। और जितने भी वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम करते हैं उनको उस ओवर टाइम की पेमेंट मिलती है। दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। उन्हें उन्हें पेड लीव दी जाती है, हॉलीडेज के ड्यूरिंग भी, हॉलीडेज के दौरान भी पेमेंट दी जाती है, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा उन्हें दिया जाता है। दे गेट मेडिकल बेनिफिट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो जहां भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जहां भी वर्कर्स काम करते हैं उस वर्किंग प्लेस पे उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। दे गेट पेंशंस आफ्टर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के बाद उन वर्कर्स को पेंशंस भी मिलती है। तो आप यहां से समझ रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बट असल में अभी हम लोग जब प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जितनी बेनिफिट्स लिखी हुई है वो असल में वर्कर्स को मिलती नहीं है। तो वो अभी थोड़ी ही देर में आ रहा है, तो आप वहां पे अच्छे से समझ जाओगे। अभी हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के और भी पॉइंट्स को देखते हैं तो आपको और अच्छे से दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। वैसे है कुछ नहीं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिसिंग है। तो मतलब अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के पॉइंट्स को याद कर लेते हो तो बस उसका ऑपोजिट कर दोगे तो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पॉइंट्स बन जाएगा। तो होप आपको ये लर्न करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर यहां से पूछे जाएंगे। तो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा इसे, मतलब लर्न कर लीजिएगा इसे। तो चलिए अनऑर्गेनाइज्ड के बाकी पॉइंट को देखते हैं। इट हैज नॉट एनी फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। तो इसमें कोई भी फॉर्मल प्रोसेसेस या प्रोसीजर के थ्रू काम नहीं किया जाता है। वर्कर्स इन दिस सेक्टर डू नॉट हैव एनी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इस सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के पास कोई भी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। दे आर नॉट पेड फॉर ओवर टाइम। इन्हें ओवर टाइम करने का भी पैसा नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। इन्हें कोई भी पेड लीव, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा वगैरह नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट मेडिकल बेनिफिट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। इन्हें किसी भी तरह की मेडिकल बेनिफिट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर या सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट एनी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद इनको कोई भी पेंशन वगैरह नहीं मिलता है। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है वो तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉइंट्स याद कर लो, आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो होप आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको बोलूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों सेक्टर्स के पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर ले। रीड कर लीजिएगा तो अभी के अभी ही आपको लर्न हो जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बेसिकली आपको एग्जांपल्स देने हैं ऐसे लोगों के जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स का एग्जाम्पल देना है आपको। इसके लिए आप बुक भी पढ़ सकते हो, बुक में भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद भी दिमाग लगाकर इसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और जल्दी से एग्जाम्पल सोच करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इस टॉपिक को देखकर आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर तो अभी अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं और वहां पे तो हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखा, बल्कि वहां तो और भी ज्यादा बेनिफिट ही है वर्कर्स को।
तो हाँ, बिल्कुल आप सही हो। प्रॉब्लम जो है वो हमें क्लियरली देखने से लगता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो वो तो हमें पता ही है, वो तो हमें वहां से ही पढ़कर पता चल गया है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। कैसे है? तो इस टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट्स such jobs which are most sought after। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसे जॉब्स आते हैं जो कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो जॉब उन्हें हो। जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो ज्यादातर लोग क्या चाहेंगे कि उन्हें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले जॉब ही मिले। बट द एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैव बीन इंक्रीजिंग वेरी स्लोली। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा यही आ जाता है कि इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है। मतलब लोगों को उसमें काम तो करना है, लेकिन उस सेक्टर में काम करने को ही नहीं है। ठीक है, काम ही अवेलेबल नहीं है जो लोग कर सके। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट आपको? ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे जॉब्स आते हैं जो कि ज्यादातर लोग लेना चाहते हैं, ज्यादातर लोग उसी जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं। बट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, वो काफी स्लोली इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन वो काफी स्लोली है। जितना तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, उससे उसके कंपैरिजन में काफी स्लोली एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर रही है, और इस वजह से ज्यादातर लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो पहला प्रॉब्लम आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इंटरप्राइजेस इटसेल्फ टर्न्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड। तो दूसरा जो दिक्कत हमारे पास आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स खुद ही अनऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, अभी आप पूरे टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को आप समझने का कोशिश करो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आने वाली जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, वो खुद ही अनऑर्गेनाइज्ड बन जाती हैं। मतलब नाम से तो है ऑर्गेनाइज्ड, बट उसके अंदर काम ऐसा चलता है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड की तरह दिखने लगती है। दे अडॉप्ट स्ट्रेटेजीज टू इवेड टैक्सेस। वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं कि वो टैक्सेस से बच सके। दे ऑल्सो रिफ्यूज टू फॉलो द लॉज दैट प्रोटेक्ट द लेबरर्स। तो लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने वाली जितने भी हमारे पास लॉज हैं, उन सारे लॉज को वे लोग रिफ्यूज करती है, मानने से मना कर देती है। मतलब प्रैक्टिस नहीं करती है। लॉज तो है हमारे पास, लेकिन उन लॉज को फॉलो नहीं किया जाता है। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड बनता जा रहा है। पहले वो ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि वो टैक्सेस से बच सके। दूसरा, जो लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बने हैं, वो उनको मानने से मना कर देती है, मतलब उनको प्रैक्टिस नहीं करती है। ड्यू टू ऑल दिस, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंटर्स द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स। तो आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी काम करके लेबरर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसे जितनी बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो एक्चुअली डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, बट उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो लेबर्स करेंगे क्या? तो वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब में ही पुश कर देते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते ही नहीं है, वो पहले ही अनऑर्गेनाइज्ड में ही चले जाते हैं। आप इसको दो तरह से समझो। इस पॉइंट का मतलब दो निकलेगा कि पहले तो जो ऑर्गेनाइज्ड में गया है वो बस नाम का ऑर्गेनाइज्ड है, असल में वो काम और अनऑर्गेनाइज्ड की तरह ही कर रहा है। तो लेबर को हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड में ही चले गए हैं। और दूसरा, वो असली के ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चले जाते हैं। जब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इतना ज्यादा वायलेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही चले जाएंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ठीक है, जब वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड भी अनऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड तो अनऑर्गेनाइज्ड है ही है, तो लोग उधर से इधर क्यों आ जाते हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, किसी के अंडर में रहने से अच्छा है कि लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर ले। और जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जॉब्स आते हैं वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही
काउंट होते हैं। होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप रिवाइंड करके दोबारा से इस पूरी चीज को समझने का कोशिश करें। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड डू नॉट पेड अ फेयर वेज। अब क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन चुका है, तो उन्हें यानी कि लेबरर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और फेयर वेज उन्हें नहीं दिया जाता है। देयर अर्निंग्स आर वेरी लो एंड आर नॉट रेगुलर। और उनकी जो अर्निंग्स होती है वो काफी कम हो जाती है और रेगुलर भी नहीं होती है। मतलब जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के फीचर्स है वो सारे के सारे आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही डाल दो, क्योंकि वो खुद ही अब अनऑर्गेनाइज्ड बन चुकी है। They faces a lot of problems in unorganized sector need they are need to be protected। और क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर चाहे वो खुद से अनऑर्गेनाइज्ड में जाए, असली वाले अनऑर्गेनाइज्ड में जाए, या जो ऑर्गेनाइज्ड ही अनऑर्गेनाइज्ड बन चुकी है उसमें रहे, दोनों ही केस में लेबर जो है उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और इसलिए हमें लेबर्स को बचाने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमारा टॉपिक आता है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम लोग वर्कर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर रूरल एरियाज, तो हम लोग सबसे पहले रूरल एरियाज में वर्क कर रहे वर्कर्स के बारे में देखेंगे। इन रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किस तरह के वर्कर्स आते हैं। तो जितने भी स्मॉल लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, ये सब जो है वो रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर में वर्क करने वाले वर्कर्स होते हैं। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो रूरल एरियाज में 80% जो लोग होते हैं वो या तो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर कैटेगरी के लोग होते हैं। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में मेनली स्मॉल फार्मर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के तौर पे हमें मेनली देखने को मिलते हैं। These farmers need to be supported through timely delivery of seed, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing। तो इन फार्मर्स को हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो थ्रू टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। इन्हें जो सीड चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए, उस सीड की टाइमली डिलीवरी इन्हें मिल सके। एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, वो इन्हें मुहैया करवाना चाहिए। क्रेडिट, छोटे मोटे क्रेडिट इन्हें मिलने चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज इन्हें मिलनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी इन्हें अच्छी मिलनी चाहिए ताकि ये अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल कर सकें। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे पास स्मॉल फार्मर्स आते हैं। अब स्मॉल फार्मर्स आते हैं तो हमें उन्हें ही प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो उन्हें हम प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं? तो थ्रू टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, छोटे मोटे लोन देकर, स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी कर, मार्केटिंग के थ्रू, यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाकर। और ये सब करेगी कौन? तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को आगे आकर ये सारी चीज करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी उन्हें सीड चाहिए, फार्मर को जो भी सीड्स चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, क्रेडिट देना पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी करनी पड़ेगी और मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी अच्छी करनी पड़ेगी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर अर्बन एरियाज, तो अब हम लोग अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं।
In urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers like in construction, trade and transport, etc., street vendors, rack pickers, etc. तो सबसे पहले जिन वर्कर्स को हमें बचाना है अर्बन एरियाज में, उनके बारे में पता होना चाहिए कि असल में ऐसे वर्कर्स होते कौन हैं। तो अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स आते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह में वर्क करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट पे काम करने वाले, स्ट्रीट पे दुकान लगाने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं वो भी इन वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, रैक पिकर्स हो गए, ये सारे वर्कर्स जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के अंदर में आते हैं इन अर्बन एरियाज। तो क्लियर हो गया आपको अर्बन एरियाज में ऐसे वर्कर्स कौन होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट। स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, यानी कि गवर्नमेंट को जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए। किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है इन्हें? तो पहला तो ये कर सकती है कि जो इनका टैक्स होता है उसको रिलैक्स कर दे, यानी कि जो इनका टैक्स होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो टैक्स होता है उसे ना ले। दूसरा, कुछ फंड्स प्रोवाइड कर सकती है इन्हें, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास पैसों की बहुत कमी होती है, तो सरकार उल्टा इन्हें फंड्स प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी वजह से ये अपना फैक्ट्री जो है, जो इंडस्ट्रीज है, वो अच्छे तरीके से रन कर सके। अब ये करने से क्या फायदा होगा? If government support these industries, then they may not exploit the workers working in these industries. इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया क्यों जाता है? इंडस्ट्रीज वाले वर्कर्स को एक्सप्लॉइट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो वर्कर्स की जितनी भी राइट होती है उसे फुलफिल कर सके, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट सपोर्ट देगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो उनके पास पैसा आएगा, एक तो टैक्स से पैसा बचेगा और दूसरा उल्टा गवर्नमेंट इन्हें पैसा देगी। तो इन सब चीजों से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो वर्कर्स के जितने भी राइट होते हैं उनका ख्याल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, उनका ध्यान रखना शुरू कर देंगे। वो लेबर को अब या वर्कर्स को अब एक्सप्लॉइट करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जब गवर्नमेंट सपोर्ट देगी तो इसका डायरेक्ट मतलब होगा कि वो सपोर्ट दे रही है उसमें वर्क करने वाले वर्कर्स को। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट कैन मेक बेटर लॉज फॉर इंडस्ट्री वर्कर्स एंड एनफोर्स इट वाइजली। तो जो एग्जिस्टिंग लॉज है हमारी वर्कर्स के लिए वो उतनी अच्छी नहीं है, या फिर अच्छी है भी तो उन्हें इन्फोर्स नहीं किया गया है, अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए अच्छे से अच्छे लॉज को बनाए और उन्हें इन्फोर्स भी करे, उन्हें लागू भी अच्छे से करे, ताकि जो इंडस्ट्रीज है वो उसे इवेड, ताकि जो इंडस्ट्रीज है वो उसे फॉलो कर पाए, उन्हें करना ही पड़े फॉलो। क्लियर है? तो इस तरह से भी उन वर्कर्स को सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सपोर्ट पीपल वर्किंग ऑन स्ट्रीट लाइक स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेट्रा। तो स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही इन पीपल को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये अपनी अर्निंग और साथ ही साथ अपनी जीविका को चला सके। क्लियर है? तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर सकती है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है खुद से ब्रेन लगाकर कमेंट सेक्शन में, जो कि बहुत इजी है और आप लोग आसानी से बता दोगे कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकती है। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग अर्बन एरियाज में वर्क करने वाले जितने भी लेबरर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो वर्कर्स होंगे उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और आता है हमारे पास, वर्कर्स फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, नॉर्मल वर्कर्स जो है उन्हें तो इतनी सारी प्रॉब्लम है ही है, अब जो बैकवर्ड कास्ट के वर्कर्स हैं
उन्हें एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये भी फेस करना पड़ता है कि उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सो दीज वर्कर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड। तो इन वर्कर्स को सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचाना और साथ ही सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कौन कर सकती है? फिर इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। और ये चीज जो बैकवर्ड वाली बात है, जो बैकवर्ड कास्ट वाली बात है, वो हम लोग खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के टर्म्स में सेक्टर दो तरह के होते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर और दूसरा जो है वो होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इजी टॉपिक है। जितना पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इतने ही पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको इतने ही पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक सेक्टर को देखते हैं। These are the sector in which the government owns most of the assets and provides all the services. तो ये ऐसी सेक्टर्स होती हैं जिसमें जो एसेट्स होती हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, और जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इस सेक्टर के थ्रू वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो पब्लिक सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें जो एसेट्स होती हैं वो गवर्नमेंट ओन करती हैं, और जो सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल दूंगा तो और आपको क्लियर होगा भी। एग्जाम्पल में है रेलवेज, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने दो ही एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है ये पूरा टॉपिक समझने के बाद। ठीक है, तो रेलवेज पोस्ट ऑफिस जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर में आते हैं। तो आप रेलवेज का एग्जांपल देखो। रेलवेज में जितनी भी एसेट्स होती हैं, यानी कि जो रेलगाड़ियां हो गई, ठीक है, और जितने भी स्टेशन वगैरह हो गए, ठीक है, वो किसके अंडर में आती हैं? वो सारी चीज गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, और रेलवेज की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कौन करती है? तो वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। और सेम केस है पोस्ट ऑफिस के साथ भी। क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमारा पब्लिक सेक्टर क्या होता है। The purpose of public sector is not to earn profit but to provide some necessary services to the people. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर का पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उन सर्विसेज के लिए कुछ चार्ज भी करती है हमें, तो उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें कमाई भी होता होगा। ठीक है, तो असल में वो जो उनका अर्निंग होता है उसमें प्रॉफिट उन्हें कुछ भी नहीं होता है। वो प्रॉफिट के मोटिव से हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो पर्पस होता है पब्लिक सेक्टर का वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड सम नेसेसरी सर्विसेज टू द पीपल। जो जरूरत की सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करना नॉर्मल पीपल को, यही इस पब्लिक सेक्टर की मेन पर्पस होती है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज कम्स फ्रॉम टैक्सेस। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब आप लोग को क्लियर होगा कि जो भी प्रोडक्शन होना है, जो भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो भी पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आता है? तो वो टैक्सेस से आता है। क्लियर है? तो जो पैसा चाहिए इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट अपने पॉकेट से तो पैसा निकाल कर हमें ये सारी सर्विसेज नहीं देती है। वो कहां से पैसा लाती है इन सर्विसेज को देने के लिए? जैसे कि रेलवेज का एग्जांपल देखें तो उसमें रेलगाड़ी बनाने से लेकर रेलगाड़ी चलाने तक का पैसा गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के थ्रू ही लेती है, और फिर उसके बाद उससे हमें ये नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। तो अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर जस्ट ऑपोजिट है पब्लिक सेक्टर की। क्लियर है? अगर आपको पब्लिक सेक्टर आ गया समझ में तो प्राइवेट सेक्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। These are the sectors in which the assets are owned and services are provided by individual or group of individual. ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एसेट्स जो है वो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, और उन्हीं के द्वारा सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। इसके एग्जाम्पल में आता है टिस्को, रेल एक्सेट्रा। अब टिस्को और रेल का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। The main motive of the private sector is to earn profit.
और प्राइवेट सेक्टर की मेन मोटिव होती है प्रॉफिट को अर्न करना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज डज नॉट कम फ्रॉम टैक्सेस। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को इन सर्विसेज को देने के लिए, जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है वो टैक्सेस से नहीं आती है। तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि वर्किंग कैपिटल कहाँ से आता है। तो जो ये कंपनीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है वही उनका वर्किंग कैपिटल होता है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है पब्लिक सेक्टर की। तो होप आपको ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू गवर्नमेंट प्रोवाइड सच सर्विसेज थ्रू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह जैसी सर्विसेज को गवर्नमेंट आखिर हमें प्रोवाइड करती ही क्यों है। तो चलिए फाइंड करते हैं। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable rate. तो कुछ चीज ऐसी होती है जो कि पूरे सोसाइटी के लिए जरूरी होती है। सिर्फ एक इंसान को जरूरी नहीं है वो चीज पूरे सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही प्राइवेट सेक्टर उस चीज को, उस सर्विस को कभी भी रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। इसलिए जो है वो गवर्नमेंट इन सारी चीजों को प्रोवाइड करती है। ये तो एक रीजन हो गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। फर्स्ट रीजन, कुछ चीजें जो होती है वो पूरे सोसाइटी के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जांपल रेलवे, एग्जांपल से समझोगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। रेलवे रेलवे किसी एक इंसान को ही केवल नहीं चाहिए, रेलवे पूरे सोसाइटी यानी हर एक लोगों को चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी भी है। और साथ ही अगर प्राइवेट सेक्टर रेलवे को प्रोवाइड करेगी, रेलवे की सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी, तो वो रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। क्लियर है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो रेलवेज जैसी और भी बाकी सर्विसेज को इंक्लूडिंग रेलवेज हमें प्रोवाइड करती है थ्रू पब्लिक सेक्टर। Some of these services need spending large sums of money which is beyond the capacity of private sector. कुछ सर्विसेज में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना जरूरी होता है। समझे। कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें लार्ज सम्स ऑफ मनी स्पेंड करना जरूरी होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के कैपेसिटी से बाहर है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं है कि वो लगाकर इस सर्विसेज को, इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके नॉर्मल पीपल को। और तभी इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट जो है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है, वो होनी ही चाहिए एक कंट्री में। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इन सारी सर्विसेज को पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए फिर मैं रेलवे के पास ही जाऊंगा कि रेलवे अगर प्राइवेट सेक्टर रेलवे की सर्विसेज को देना चाहे तो वो नहीं कर सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो सारा सेटअप लगा सके। लेकिन पब्लिक सेक्टर के पास इतना पैसा है, टैक्सेस से उतना पैसा आ जाता है कि वो इन सारी सर्विसेज को हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। Also, if they provide such services, then collecting money from the thousands of people who use these facilities is not easy. एक सिनेरियो में मान लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमें वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर भी रही है, पब्लिक सेक्टर में आने वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर भी रही है, तो उन्हें एक प्रॉब्लम ये होगा कि वो उन सर्विसेज के बदले जो उन्हें पैसा मिलना चाहिए वो उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतने सारे लोगों से जो उनका सर्विस यूज करेंगे वो उनसे पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। फर्दरमोर दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। और और आगे ये हो सकता है कि वो जो वो जब इन वो जब इन तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए वो ज्यादा चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में हमने देखा कि उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो इसलिए वो प्रॉफिट के पीछे ना भागकर लोगों के बारे में सोचते हैं और वो कम से कम रेट पे प्रोवाइड करते हैं हमें ये सारी सर्विसेज। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। तो इतनी सारी चीजें जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती है। और ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सके और हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट इस चीजों को
इन चीजों को अपने अंडर में लेकर इन चीजों का सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है थ्रू पब्लिक सेक्टर। Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इन सारी चीजों को अपने अंडर में ले लेती है और हैवी स्पेंडिंग करके इंश्योर करती है कि ये सारी फैसिलिटीज जो है वो हमारे लोगों को, यानी गवर्नमेंट के लोगों को, इस कंट्री के लोगों को, सारे लोगों को ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहे। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आता है हमारा आज का और इस पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू सम एक्टिविटीज। गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ एक्टिविटीज को अपना सपोर्ट भी देती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं। वो ऐसे तो बहुत एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत लिमिटेड ही पढ़ने हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज इस टॉपिक को खत्म करके हमारा ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जो है वो शुरू करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस में जेंडर, कास्ट, रिलीजन शुरू होगा आपका। The government sells electricity at the cost of production to the industries which help them to lower the cost of production। तो पहला सपोर्ट गवर्नमेंट किन्हें देती है? तो इंडस्ट्रीज को देती है। किस तरह से देती है? तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही सेल करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में जितना पैसा लगा है बस उतना ही पैसा पे वो इंडस्ट्रीज को सेल करती है इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह से जो इंडस्ट्रीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहता है और इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे से वर्क कर पाती है। और अभी अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं कि जब इंडस्ट्रीज अच्छे से वर्क करेगी तो लेबर को भी एक्सप्लॉइट कम करेगी, वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट कम करेगी। तो यहाँ एक्चुअली में गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज के साथ साथ लेबर या वर्कर्स को भी सपोर्ट कर रही है। दूसरा है, the government also buys wheat and rice from the farmers at a fair price and then sell it at a lower price to the consumers through the ration shops। तो गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स से राइस एंड व्हीट खरीद लेती है एक फेयर प्राइस पे, ठीक है, अच्छे प्राइस पे फार्मर से व्हीट एंड राइस खरीद लेती है गवर्नमेंट और फिर उसको सेल करती है लोअर प्राइस, कम प्राइस पे, जितने पे खरीदा है उससे कम प्राइस पे सेल करती है कंज्यूमर्स को, नॉर्मल पीपल को, थ्रू राशन शॉप्स। राशन शॉप्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। राशन शॉप्स के थ्रू कम प्राइस पे जितने में उन्होंने खरीदा है उससे कम रेट पे सेल करती है। तो एक तो इससे फार्मर्स को फायदा मिल गया कि फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूस है उनका वो अच्छे प्राइस पे सेल हो गया, ठीक है, तो उन्हें भी फायदा मिल गया। और दूसरा, जो नॉर्मल पीपल है उन्हें कम रेट पे राइस एंड व्हीट मिल गया और इससे उनका भी हेल्प हो गया, वो भी अपनी जीविका जो है वो अच्छे से चला पाएंगे, ठीक है। जितने भी गरीब लोग होते हैं उन्हें राशन शॉप्स के थ्रू ही ये सारे ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इससे सोचिए उन्हें कितना ज्यादा हेल्प होता है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा आता है, there are large number of activities which are primary responsibility of the government। The government must spend on these, example health, education, etc। तो लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गवर्नमेंट उस पर खर्च करती है, पैसा खर्च करती है और उस चीज को और बेहतर से बेहतर करती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन कौन सा चीज आता है? उसमें हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है और भी बहुत सारे चीज आते हैं। क्लियर है? तो इन सारी चीजों में भी गवर्नमेंट जो है वो अपना सपोर्ट देती है। और आखिरी पॉइंट आता है, गवर्नमेंट also have to pay attention towards aspect of human development such as safe drinking water, housing facilities for poor and food and nutrition। तो गवर्नमेंट को जो है वो इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, हाउसिंग फैसिलिटीज मिल सके, जो पुअर है जिनके पास घर नहीं है उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज मिल सके, उन्हें घर मिल सके, और खाने को भी मिल सके, पुअर या फिर जो भी भूखा है उन्हें खाने को भी मिल सके। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखती है गवर्नमेंट। तो इस चारों पॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। होप यहाँ से आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे हमारा ये आज का
वीडियो एंड होता है और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, आज का ये चैप्टर भी एंड होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि होगी पॉलिटिकल साइंस की जेंडर कास्ट रिलीजन की फर्स्ट वीडियो। तो होप आप उसके लिए भी एक्साइटेड होगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर होता है एंड। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगी हो, जरा से भी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो और साथ ही साथ हमारी भी मदद हो। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन है, किसी तरह का डाउट है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और क्वेश्चन के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और साथ ही में इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।